हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए हम आज पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टी। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है आज हम पढ़ेंगे। देखो, मिट्टी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो पेडोलॉजी बोला जाता है। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। भारत की जो मिट्टी है, भारत में जितनी भी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं वो कितनी प्रकार की है? 8 प्रकार की मिट्टी है। तो 8 प्रकार की मिट्टी में कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल है, सम इंपॉर्टेंट सॉइल। इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट सॉइल कौन कौन से हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट सॉइल है जैसे कि जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में लगभग 22% क्षेत्रफल पर 22% क्षेत्रफल एरिया जो है घेरा हुआ है जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले समझिए कि मिट्टी बनता क्या है, बनता कैसे है। मिट्टी जो है पहाड़ों पे, पहाड़ जब टूटते हैं, लुढ़कते हैं पहाड़, वहां से नदियां आती है, तो नदियां अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो है लाती है, लुढ़काते हुए लाती है, और धीरे धीरे वो पत्थर क्या होते हैं? टूटते हैं। टूटते टूटते जब तलछट में आते हैं, मतलब पहाड़ के पैरों के पास आते हैं, तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए पहाड़ों पे या नदियां जहां बहती हैं वहां की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि नदी के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। इसलिए जो हमारा बिहार जो है, बिहार, ठीक है, हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में जैसे गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी के आसपास बहुत सारी, बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, जो उत्तरी तरफ से और दक्षिण तरफ से मिट्टियां लाती हैं। तो गंगा बीचों बीच से बिहार के बहती है, तो बिहार में सबसे अधिक कृषि जो है, कृषि पे डिपेंडेंट लोग रहती हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है, उपजाऊ होती है। तो देखो, जलोढ़ मिट्टी, सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी यहीं पे मिलती है, बिहार में ही। तो एलुवियल सॉइल जो होता है, नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, नदी के द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी होती है वो होती है एलुवियल सॉइल, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है, पोटास सबसे अधिक होता है, पोटास की मात्रा सबसे अधिक होता है एलुवियल सॉइल में, जलोढ़ मिट्टी में। इसमें नाइट्रोजन भी मिलेगा आपको, नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा और ह्यूमस मिलेगा लेकिन कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, तो देखो, नदी के द्वारा जो अभी हाल ही में जो लाई गई मिट्टी होती है, जैसे नदियां पहाड़ों से निकलती है, तो जब नदियां पहाड़ों से निकलती है तो वहां से जब मिट्टी जब नीचे की तरफ आता है, तो जो नई मिट्टी होती है, ठीक है, जो नई मिट्टी होती है, जो नया नया अभी बहा कर लाई गई मिट्टी होती है, उसको हम बोलते हैं खादर। पूछा गया है कि नई मिट्टी जो नदियां बहाकर लाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो खादर। खादर को क्या बोलते हैं? खादर नई मिट्टी है। ठीक है, और जो मिट्टी पुरानी हो जाती है, लाकर नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी जीवाश्म को बहाकर लाती है और जो इकट्ठा कर देती है, तो वो जब उष्मा के कारण, सूर्य के ताप के कारण, उच्च दाब और ताप के कारण जब वो सड़ता है, मिट्टी बनता है बहुत दिनों के बाद, तो वो क्या होता है? बांगर, वो ही पुरानी मिट्टी होती है। तो नदियों के द्वारा लाई गई नई मिट्टी को खादर कहते हैं, और पुरानी मिट्टी को हम बांगर कहते हैं, पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, इसलिए इस मिट्टी में जितने भी फसल होते हैं उनको हम उगा सकते हैं। गेहूं, धान, मक्का, दलहन, तिलहन, सारे फसल जो है इसमें हम उगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है ब्लैक मिट्टी। ब्लैक मिट्टी को काली मिट्टी या इसको रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। रेगूर मिट्टी, क्या बोलते हैं? रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं।
ठीक है। ये भी चट्टान के टूटने फूटने से बनता है। चट्टानों के टूटने फूटने से रेगुड़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें आपको मिलेगा आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। देखो इसमें आयरन भी अधिक होगा, चूना भी अधिक होगा, एल्युमिनियम भी अधिक होगा और मैग्नीशियम भी अधिक होगा। समझ रहे हैं, एल्युमिनियम भी अधिक होगा, मैग्नीशियम भी अधिक होगा। यह कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, इसलिए इसको काली कपास की मिट्टी भी बोला जाता है। रेगुड़ मिट्टी को, रेगुड़ मिट्टी को, रेगुड़ मिट्टी बोला पूछता है क्वेश्चन कि काली मिट्टी का क्या नाम होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम तो रेंगुड़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, इस मिट्टी को में जो है कपास की खेती सबसे अधिक होती है, कपास के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इस मिट्टी को हम काली कपास की मिट्टी बोलते हैं। अब सवाल आता है कि ब्लैक मिट्टी जो है, काली मिट्टी, ब्लैक मिट्टी का रंग जो कलर होता है ब्लैक क्यों होता है? तो ब्लैक जो होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, लोहा का अयस्क होता है मैग्नेटाइट, लोहा का अयस्क होता है। तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण और जीवाश्म, जीवांश के कारण, जीवांश मतलब होता है छोटे छोटे जो जीव जो मर गए हैं, जिनको न जो पहाड़ पे उच्च दाब और ताप पर सड़ गए हैं, सड़े हुए हैं, ठीक है, दबे हुए हैं, वो जो तो पहाड़ टूटता है तो उसमें काला काला से निकलता है, उन्हीं को जीवांश बोलते हैं। जीवांश मतलब जीव जंतु के मरने के बाद जो उनका अवशेष बचता है उसी को हम जीवांश बोलते हैं। तो जीवांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? काले रंग का होता है, काला रंग होता है। अब देखो क्या है कि इसमें आयरन की अधिकता होती है। आयरन क्या है? अधिक है, आयरन अधिक है। चूना, चूना, चूना भी है। तो जब इसमें चूना होगा तो इसमें पानी धारण करने की क्षमता भी कम होगा। ठीक है, चूने वाले जगह पे, जिस मिट्टी में चूना अधिक होता है वहां पे उसमें पानी को रोकने की क्षमता कम होता है, लेकिन आयरन अगर होगा तो पानी की क्षमता रोकने की क्षमता जो है वो अधिक होती है मिट्टी में। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा कम उपजाऊ मिट्टी है। उसके बाद से आता है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, इसको हम रेड सॉइल बोलते हैं। रेड सॉइल बोलते हैं क्यों? क्योंकि सैलों की ये भी टूटने फूटने से बनता है। यह भी उच्च दाब और ताप के कारण, बारिश के कारण, आंधी तूफान के कारण जब चट्टान टूटता है तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है, सैलों के टूटने फूटने से बनता है। ठीक है, लाल मिट्टी, रेड सॉइल, इसमें सिलिकॉन और आयरन की मात्रा अधिक होती है। सिलिका की मात्रा अधिक होगा और आयरन की मात्रा अधिक होगा। ठीक है, अब देखो रेड सॉइल जो होता है, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है यह लौह ऑक्साइड के कारण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लेकिन अगर लाल मिट्टी को हम जल में रखते हैं, जल योजित कर देते हैं, जल में रख देते हैं तो यह कैसा दिखाई पड़ता है? पीला रंग का, पीली दिखाई देती है। कौन सी? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है वो पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी एसिडिक मिट्टी भी बोली जाती है। ऐसी कौन सी मिट्टी है जो एसिडिक होती है? तो लाल मिट्टी एसिडिक मिट्टी है। देखिए किसी भी मिट्टी में जब एसिड की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो उसकी उर्वर क्षमता, जो उर्वरता जो क्षमता है वो कम हो जाता है। उर्वरक क्षमता मतलब उत्पादन करने की क्षमता उस मिट्टी का कम हो जाता है। तो यह मिट्टी जो है वो एसिडिक मिट्टी पाई जाती है, एसिडिक मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन की भी कमी होगी और फास्फोरस की भी कमी होती है, इसलिए यह बंजर और उर्वर विहीन मिट्टी होती है। इसलिए इसको हम बंजर और उर्वर विहीन मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, इस मिट्टी में चूना डालकर, ठीक, इस मिट्टी में चूना को अगर हम डाल देते हैं तो इसकी उर्वरता थोड़ा सा बढ़ जाता है। चूना डालकर इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। तो आता है क्वेश्चन कि लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो चूना डाला जाएगा, मतलब क्षारीय चीज, जितना आप क्षारीय चीज इसमें डालेंगे
तो इसकी अम्लता जब कम होगी तो इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। आप देखो इसमें फसल कौन कौन सा होता है। इसमें जो फसल होता है इसमें मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं, जैसे दाल, कपास, गेहूं, मोटे अनाज को उगाया जा सकता है किसमें, लाल मिट्टी में, रेड सॉइल में। ठीक है, समझ में आया। तो रेड सॉइल जो होता है इसी को हम बंजर या उर्वर विहीन मिट्टी बोलते हैं। बंजर बोलेंगे या उर्वर विहीन मिट्टी बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन भी नहीं होता, फास्फोरस की भी कमी होती है, जो दोनों चीज फसल के लिए आवश्यक है। ठीक है, दोनों चीज नहीं होता इसलिए यह बंजर भूमि बोली जाती है, उर्वर विहीन मिट्टी बोली जाती है। एसिडिक होती है, एसिडिक जब भी कोई मिट्टी एसिडिक होगा तो उसमें कोई भी फसल नहीं उगेगा। ठीक है, उसको क्षारीय बनाने के लिए उसमें हम क्षार डालते हैं, चूना डालते हैं, चूना डालकर उसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लाल मिट्टी का रंग जो लाल होता है वो लौ ऑक्साइड के कारण होता है, हमने देखा। अब आप देखना है हमें लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं बताता हूँ लेटराइट मिट्टी के बारे में और भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए एक और मिट्टी बच गई थी, लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी को, लेटराइट सॉइल को, हाँ ये भी सेलों के टूटने फूटने से बनता है। इसमें भी आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है, आयरन की मात्रा भी अधिक होगी और सिलिका की मात्रा भी अधिक होगी। ठीक है, यह दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक गहरी लाल लेटराइट होती है, गहरी लाल लेटराइट। तो गहरी लाल लेटराइट, लाल रंग इसका लौ ऑक्साइड के कारण होता है, इसमें पोटास की मात्रा अधिक होता है। गहरी लाल लेटराइट में पोटास की मात्रा अधिक होगा, इसकी उर्वरता जो होता है वो कम होता है। लेटराइट मिट्टी की उर्वरता जो होता है वो कम होगा। ठीक है, सफेद लेटराइट मिट्टी, सफेद लेटराइट मिट्टी जो होती है इसकी उर्वरता जो है सबसे कम उर्वर क्षमता इसकी होती है सफेद लेटराइट की। ठीक है, इसका रंग सफेद क्यों होता है, तो सफेद होता है केओलिन के कारण। केओलिन के कारण जो है लेटराइट मिट्टी का जो रंग होता है वो क्या होता है, सफेद होता है। यह दो प्रकार की मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी जो होती है दो प्रकार की होती है, गहरी लाल लेटराइट और सफेद लेटराइट। तो सफेद रंग केओलिन के कारण होता है और लाल रंग लौ ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, यह मिट्टी जो होती है बहुत इसकी उर्वरक क्षमता जो होती है कम होती है, लेकिन जल में रखने पर, जल योजित होने पर इसमें जो लौ ऑक्साइड होता है, जल योजित होने पर लौ ऑक्साइड जो होता है, लौ ऑक्साइड नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, जल में रखने पर लौ ऑक्साइड जो है वो नीचे चला जाता है और मिट्टी उर्वर बन जाती है। समझ में आया, मिट्टी उर्वर हो जाती है। वर्षा काल में लौ ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चला जाता है। ठीक है, आप देखिए मृदा जो होता है इसमें देखिए, तो इसमें जो फसल, लेटराइट मिट्टी में जो फसल होता है वो कौन सा फसल होता है, इलायची और चाय की खेती। और चाय की खेती कहाँ होता है, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर पहाड़ों पर, जहां पे पानी खेतों में टिके नहीं, मतलब एकत्रित न हो, ऐसे जगहों पर चाय की खेती होती है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलेगी, पहाड़ी इलाकों में मिलती है, पहाड़ी इलाकों में ऐसी मिट्टी मिलेगी आपको। ठीक है, जहाँ पे इलायची और चाय की खेती होती है इस मिट्टी में। ठीक है, मृदा अपरदन एवं उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण के लिए, मृदा अपरदन, मृदा का मतलब मिट्टी का जो कटाव छटाव होता है, कटाई होता है, मतलब नदियां बहाकर मिट्टी को लेकर चली जाती है, अपरदन होता है। अपरदन मतलब क्या है कि जैसे मिट्टी को हमने यहाँ पे रखा और पानी आया कहीं से, नदी का पानी या तालाब का पानी, वहां से मिट्टी को बहाकर अपने साथ दूसरी जगह लेकर चला गया, उसी को हम अपरदन बोलते हैं। तो मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण के लिए, उसके दुष्परिणाम जो होते हैं, मतलब दुष्परिणाम क्या होंगे कि मिट्टी को इकट्ठा किया हमने, जब मिट्टी को बहाकर नदियां ले जाएगी तो वहां पे क्या होगा, गड्ढा बन जाएगा, ऊपर नीचे मिट्टी जो है
लेवल नहीं होगा मिट्टी का तो वहां पे फसल हम नहीं उगा सकते हैं। तो ऐसे दुष्परिणामों पर नियंत्रण के लिए 1953 ईस्वी में क्या बना, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई कब, 1953 ईस्वी में। ठीक है, 1953 ईस्वी में। मरुस्थलों में भी मिट्टी तो मरुस्थल में होता नहीं है, तो मरुस्थलों में ऐसी समस्याएं जो उत्पन्न होती है मृदा फसल से संबंधित, तो उसके अध्ययन के लिए, ठीक है, मरुस्थल की समस्या, ठीक है, समस्या का अध्ययन करने के लिए जोधपुर में कहां पे, जोधपुर में कजरी की स्थापना किया गया। कजरी की स्थापना किया गया। कजरी मींस सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां होता है, जोधपुर में। जो यह देखता है कि मरुस्थल में ऐसी कौन सी समस्या हो गई है जिससे फसल तो होते नहीं है मरुस्थल में। ठीक है, तो मरुस्थलों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मरुस्थल में कौन कौन से फसल हो सकते हैं, कैसे मरुस्थल में हम कुछ उपजा सकें, ठीक है, इसके अध्ययन करने के लिए जोधपुर में कजरी की स्थापना किया गया, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट सॉइल को आपको हमने बता दिया। ठीक है, जितने भी सॉइल इंपॉर्टेंट है जो जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चंस आएगा नहीं। आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल देखिएगा आपको तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, हमने सबसे शॉर्ट फॉर्म बताया है बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो तो फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।